हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम 12 अगस्त के करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस राज्य की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल राज्य की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है। अपनी सांस्कृतिक और भाषाई विरासत को अपनाने के उद्देश्य से केरल विधानसभा ने सर्वसम्मत से एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम केरलम करने का आग्रह किया है। क्या नाम करने का? केरलम। मलयालम भाषा में राज्य को केरलम के रूप में दर्शाया गया था, लेकिन वैकल्पिक भाषाओं में इसे केरल कहा जाता है। केरल शब्द की उत्पत्ति दो मलयालम शब्दों से हुई है। पहला केरा, जिसका अर्थ होता है नारियल का प्रतीक, और दूसरा है आलम, जिसका अर्थ होता है भूमि। अर्थात केरलम का अर्थ क्या हो गया? नारियल के पेड़ों की भूमि। ध्यान रखिए, केरल भारत की कुल नारियल की फसल में 45% योगदान देता है। कितने परसेंट? 45%। और ध्यान रखिए, इस परिवर्तन में संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी भाषाओं में राज्य के आधिकारिक नाम के रूप में केरलम को अपनाना शामिल है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो 22 भाषाएं शामिल हैं। नाम परिवर्तन के संकल्प के साथ केरल वैश्विक स्तर पर राज्य की उपलब्धियों का समर्थन करने के लिए 1 नवंबर से केरलियम 2023 मनाएगा। कब से? 1 नवंबर से। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो अनुच्छेद 3 में नए राज्यों की स्थापना एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा या नामों में परिवर्तन का उल्लेख मिलता है। किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 3 में। और यह अधिकार किसको है? तो यह अधिकार संसद को दिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और राज्य का नाम कैसे बदलता है? तो किसी राज्य का नाम बदलने के लिए सबसे पहले संसद या राज्य की विधानसभा से इस प्रक्रिया की शुरुआत की जाती है। यानी कि इसकी दो प्रक्रिया होती है। एक होता है कि पहले इसे विधानसभा में जो है पारित किया जाता है, उसके बाद विधानसभा जो उसके बाद ये केंद्र सरकार के पास जाती है। किसके पास? केंद्र सरकार के पास जाती है। और केंद्र सरकार जो है बिल लाता है। ठीक है, केंद्र सरकार बिल लाएगा या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। उसके बाद यह दोनों सभाओं में से जब यह पारित हो जाता है बिल, तो यह राष्ट्रपति के पास जाता है। जब राष्ट्रपति इस पे हस्ताक्षर कर देता है तो इसका नाम बदल जाता है। और एक दूसरी प्रक्रिया है, जैसे अगर केंद्र सरकार पहल करती है। दूसरी प्रक्रिया पहले तो हो गई यदि राज्यसभा जो है राज्य की विधानसभा पहल करती है, और दूसरी हो गई संसद अगर पहले जो है पहल करती है तो इस पे बिल लाती है। ठीक है, बिल लाने से पहले क्या होता है? बिल लाने से पहले उसे राष्ट्रपति द्वारा बिल को संबंधित राज्य की असेंबली को भेजकर राय मांगते हैं। ध्यान रखिए, बिल जब लाएगी तो पहले जो है राष्ट्रपति उसे जिस राज्य का नाम बदलना होगा पहले वहां पर भेजा जाएगा। अगर वहां से जो है सर्वसम्मति मिल जाती है तो नाम चेंज हो जाता है। और बिल लाने से और आगे देखते हैं, इसके लिए एक समय सीमा निर्धारित होती है। बिल को संसद के दोनों सदनों के पास कराने के बाद राष्ट्रपति के पास अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति के अप्रूवल के बाद नाम बदल दिया जाता है। आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में 1 नवंबर से खेल महारण का आयोजन किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम राज्य में 1 नवंबर से खेल महारण का आयोजन किया जाएगा। असम सरकार जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं की पहचान और उन्हें निहारने के लिए 1 नवंबर से 10 जनवरी तक खेल महारण का आयोजन करने जा रही है। कब से कब तक? 1 नवंबर से 10 जनवरी तक। इसमें 50 लाख से अधिक खिलाड़ी 5 खेल विधाओं एथलेटिक्स, फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल और खो खो में भाग लेंगे। और राज्य स्तरीय कार्यक्रम गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, सिलचर और कोकराझार और दीफू में यह आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा जो है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत दल का नेतृत्व करेंगे। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा आगामी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे।
2023 विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 9 से 27 अगस्त तक हंगरी के बुडापेस्ट में होने वाली है। कहाँ पे? हंगरी में आयोजित होगा। कब? 9 से 27 अगस्त तक। यह विश्व एथलेटिक्स चैंपियंस का 19वां संस्करण है। और यह इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आयोजन विश्व एथलेटिक्स और हंगेरियन एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा किया जाएगा। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने घोषणा की कि वह इस मेगा इवेंट के लिए 28 भारतीय एथलीटों को फंड देगा और 15 भारतीय खिलाड़ी पहली बार विश्व चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। शैली सिंह इसमें 19 वर्ष की हैं, भारतीय दल की सबसे कम उम्र की सदस्य हैं। शैली सिंह किस खेल से संबंधित हैं? तो ऊंची कूद से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, भारत किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को खत्म करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत 2027 तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को खत्म करने की घोषणा की है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने वार्षिक राष्ट्रव्यापी मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन पहल के दूसरे चरण के उद्घाटन के दौरान 2027 तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को खत्म करने की घोषणा की है। मंत्री मांडविया ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के व्यापक दृष्टिकोण पर जोर दिया। उन्होंने एक सहयोगात्मक प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया, जिसमें न केवल सरकार बल्कि समाज का हर वर्ग शामिल हो। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, जिसे आमतौर पर एलिफेंटियासिस के नाम से जाना जाता है, जिसे हम हाथी पांव के नाम से जानते हैं। किस नाम से? हाथी पांव के नाम से। यह एक दर्दनाक और गंभीर रूप से विकृत करने वाली बीमारी है। यह फाइलेरियोडिडिया परिवार के नेमाटोड यानी राउंड वॉर्म के रूप में वर्गीकृत परजीवियों के संक्रमण के कारण होता है, जो संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलता है। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिनार। दिनार जो है दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा है। अमेरिकी डॉलर में 3.26 मूल्य के साथ कुवैत, ध्यान रखिए कुवैत दिनार दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा है। इसके बाद बहरीन दिनार, उसके बाद ओमानी रियाल और जॉर्डनियन दिनार जो है इसमें चौथे नंबर पर शामिल है। पहले नंबर पे कौन है? कुवैत दिनार। ध्यान रखिए इसमें जो डॉलर है उसका स्थान कौन सा है? तो उसका स्थान 10वां है। कुवैत दिनार कुवैत की मुद्रा है। इसे पहली बार 1960 में पेश किया गया था। कुवैती दिनार को लगातार दुनिया की सबसे मूल्यवान मुद्रा के रूप में स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक में हाथियों की संख्या कितनी पहुंच गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6395 हाथी हो गए हैं कर्नाटक में। कर्नाटक में हाथियों की संख्या 6395 तक पहुंच गई है। पिछली जनगणना से इसमें 346 की वृद्धि हुई है। कितनी? 346 की। एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको आप ध्यान रखिए। और 2017 में यह अनुमान कितना था? 6049 था। ठीक है। और ये जो जनगणना होती है हर 5 साल के अंतराल में होती है। हाथी जनगणना 2023 के अनुसार कर्नाटक में हाथियों की कुल संख्या सबसे अधिक है, यानी सबसे ज्यादा हाथी किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में। और इसमें कुछ और पॉइंट्स की बात करें तो 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत कब हुई थी? 1992 में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से हवाना सिंड्रोम पर ध्यान देने के लिए कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक सरकार ने केंद्र सरकार से हवाना सिंड्रोम पर ध्यान देने के लिए कहा है। केंद्र सरकार ने कर्नाटक हाईकोर्ट से कहा कि वह भारत में हवाना सिंड्रोम के मामले पर गौर करेगी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 महीने के भीतर ऐसा करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता ने भारत में हवाना सिंड्रोम पर जांच के लिए मेडेमस रिट जारी करने का अनुरोध करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। हवाना सिंड्रोम है क्या? हवाना सिंड्रोम क्यूबा की राजधानी हवाना में तैनात अमेरिका के राजनयिकों और अन्य कर्मचारियों ने अजीब सी आवाजें सुनाई देने तथा शारीरिक संवेदनाओं के बाद इस बीमारी को महसूस किया। इस बीमारी के लक्षणों में मिचली, तेज सिर दर्द, थकान, चक्कर आना,
नींद की समस्या आदि शामिल हैं। इसे ही हवाना सिंड्रोम कहा जाता है। ध्यान रखिए, हवाना में हुआ तो इसलिए इसे हवाना सिंड्रोम नाम दिया गया है। डॉक्टर और वैज्ञानिक इसकी वजहों का पता लगाने में जुटे हैं, लेकिन किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं। ध्यान रखिए, यह एक प्रकार की मानसिक बीमारी है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की 6ठी रैंक है। सॉरी, इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो भारत की रैंक कौन सी है, आप इसको ध्यान रखिए, 6ठी रैंक है भारत की इसमें। प्रौद्योगिकी और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में तेजी से विकासशील देश भारत ने इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में कुल 43% स्कोर हासिल किया है। यह उपलब्धि भारत को दक्षिण एशियाई क्षेत्र में 6ठे स्थान वाले देश के रूप में स्थापित करती है। ध्यान रखिए, दक्षिण एशिया में पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे भूटान है। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद बांग्लादेश है, उसके बाद मालदीव है, उसके बाद श्रीलंका, उसके बाद नेपाल, और 6ठे स्थान पे कौन है? तो भारत 6ठे स्थान पे है। और इसे जारी कौन करता है? तो इसे इंटरनेट सोसाइटी द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, सुस्वागतम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने सुस्वागतम पोर्टल को लॉन्च किया है। सुस्वागतम एक वेब आधारित और मोबाइल अनुकूलन एप्लीकेशन है जो उपयोगकर्ताओं को खुद को ऑनलाइन पंजीकृत करने और अदालत की सुनवाई में भाग लेने, अधिवक्ताओं से मिलने जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए ई पास के लिए अनुरोध करने की अनुमति देता है। बेसिकली इस ऐप से ई पास लिया जा सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एयरटेल पेमेंट बैंक ने भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। ध्यान रखिए, पहला है तो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। भारत का पहला भुगतान बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक अपनी बचत बैंक खाते वाले नए और मौजूदा ग्राहकों के लिए पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है। डेबिट कार्ड समान पीवीसी कार्डों के मुकाबले रिसाइकलिंग पॉलीविनाइल क्लोराइड, ध्यान रखिए किससे बनेगा ये? तो रिसाइकलिंग पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनेगा। एक प्रमाणित पर्यावरण अनुकूल सामग्री से तैयार किया जाएगा। बात करेंगे हम एयरटेल पेमेंट बैंक की, तो इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? तो अनुव्रत विश्वास जो है वर्तमान में सीईओ है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2017 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न है, हर घर तिरंगा बाइक रैली की हरी झंडी किसने दिखाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़, हमारे उपराष्ट्रपति हैं। इन्होंने हर घर तिरंगा बाइक रैली की झंडी दिखाई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली के प्रगति मैदान में हर घर तिरंगा मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई है। आजादी का अमृत महोत्सव पहल के हिस्से के रूप में हर घर तिरंगा अभियान 13 से 15 अगस्त तक देश भर में होने वाला है। कब से कब? पिछली साल भी हुआ था ये, इस साल भी होगा। कब से कब? 13 से 15 तारीख तक। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है व्यक्तियों को अपने आवास पर गर्व से राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित करने के लिए प्रेरित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। यह आज का टेस्ट का प्रश्न, मालाबार 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।